आज की इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस का 10th चैप्टर गति एवं दूरियों के मापन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है यातायात। देखिए, आज के जो यातायात के साधन हैं ये बहुत विकसित हैं, लेकिन बहुत पहले जब साधन विकसित नहीं थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोझा ढोने के लिए और सवारी के लिए जानवरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाव जो है ये भी यातायात का बहुत पुराना साधन है, लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो यातायात के साधनों में तेजी से बदलाव हुआ। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। वाष्प इंजन से चलने वाली सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल बनी। मोटर कार और ट्रक बस में पहिए लगे होते हैं। मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग पानी के यातायात के साधन के रूप में होने लगा। वायुयान बने। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल या एक पटरी रेल इसको कहते हैं। पराध्वनिक या सुपरसोनिक वायुयान। सुपरसोनिक वायुयान का मतलब है ऐसे वायुयान जिनकी गति आवाज़ की गति से भी तेज होती है। और अंतरिक्षयान। अंतरिक्षयान जो है ये इसकी गति बहुत तेज होती है। अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्षयान का इस्तेमाल करते हैं। मापन। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। जैसे मान लीजिए, अगर हम 5 मीटर कपड़ा लेते हैं तो 5 क्या है? संख्या, और मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। इसी तरह से हम मान लीजिए हमारा घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 क्या है? संख्या है, और किलोमीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। यानी किसी माप के परिणाम को दो भाग में बांटा जाता है। ये कौन कौन से हैं? पहला भाग हो गया संख्या और दूसरा भाग हो गया मात्रक। तो मात्रक ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों को स्वीकार हो। कोई स्थान कितना दूर है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम अगर नज़दीक होगा, कम दूरी होगी तो क्या होगा? हम पैदल जा सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा दूरी है तो हम बस से, रेलगाड़ी से जा सकते हैं। इसी तरह से बहुत अधिक दूरी है तो पानी के जहाज़ से, वायुयान से, अंतरिक्ष यान का उपयोग वहाँ पर होता है। देखिए, दैनिक जीवन में आपने बहुत सी वस्तुओं को मापते हुए देखा होगा। जैसे मेज की लंबाई चौड़ाई मापना, खेतों की लंबाई चौड़ाई मापना, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापा जाता है, स्थानों की दूरी को मापना, किसी व्यक्ति की लंबाई मापना। तो मात्रक मापने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब प्राचीन समय में माप कैसे की जाती थी? देखिए, या तो पैरों की लंबाई से, उंगली की चौड़ाई से, एक कदम की दूरी से, लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का भी इस्तेमाल करते थे। फैली हुई हाथ की उंगली से ठोड़ी तक की दूरी एक गज के रूप में मानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। तो देखिए, प्राचीन समय में जो माप होती थी, जैसे पैर की लंबाई से या कदम की दूरी से, ये सही माप इस समय नहीं मानी जाती, क्योंकि देखिए पैर की लंबाई हर व्यक्ति की अलग होती है। इसी तरह से एक कदम की दूरी हर व्यक्ति की अलग होती है। लंबे व्यक्ति की कदम की दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और छोटे व्यक्ति की कदम की दूरी कम होगी। तो माप कैसी होनी चाहिए? जो हमेशा बराबर हो। लंबाई मापते समय देखिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। दूसरा, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पैमाने को शून्यांक में हम नहीं रख सकते, तो उस स्थिति में
पूर्णांक पर रखकर हम काम चला सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर पर रखकर हम वहाँ पर काम चला सकते हैं। जिस बिंदु की माप ली जानी है, आँख उसके ठीक सामने होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मापते हुए दिखा रखा हाथ से, इसको बालिश्त कहते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा बालिश्त सबके हाथ की लंबाई अलग अलग होती है, तो हम सही माप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक लंबे व्यक्ति ने टेबल को मापा जिसके हाथ बड़े हैं, मान लीजिए 4 बालिश्त आया, और छोटे व्यक्ति की मापेगा तो हो सकता है वो 8 बालिश्त आए। इसी तरह से देखिए टेबल को मापने के लिए या किसी भी चीज़ को मापने के लिए पहले से, क्योंकि कोई मात्रक नहीं था, कोई पैमाना नहीं था, तो जो वस्तु उनके पास होती थी उससे मापते थे। यहाँ पे देखिए गिल्ली और डंडे का उपयोग किया गया है। गिल्ली और डंडा हमेशा बराबर नहीं हो सकते, इसलिए सही माप नहीं आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए टेबल की माप ली जा रही है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे? डोरी के द्वारा। डोरी के द्वारा यहाँ पे टेबल की लंबाई और चौड़ाई ली जा रही है। अब इसमें देखिए स्केल को कैसा रखना चाहिए, या जो भी हमारे पास पैमाना है सीधे रखना चाहिए। अगर हम सीधे रखेंगे तो हम इस बॉक्स की चौड़ाई लंबाई को सही से नाप सकते हैं। दूसरे चित्र में देखिए इसको तिरछा रखा है, तो इससे बॉक्स की लंबाई चौड़ाई सही नहीं निकलेगी क्योंकि ये तिरछा रखा हुआ है। इसी तरह से देखिए अगर हमने किसी बिंदु पर माप लेनी है, सही माप के लिए कौन सी स्थिति सही है? बीच वाले जो व्यक्ति की स्थिति है ये सही स्थिति है, और जो किनारे पर 2 व्यक्ति देख रहे हैं उस पॉइंट को, वो पॉइंट वहाँ पे नहीं देख पा रहे, उसकी स्थिति अलग होगी। इसी तरह से देखिए कभी हो सकता है कोई नापने वाला पैमाना टूट गया, उस स्थिति में हम पूर्णांक से कोई भी जो पहला पूर्णांक आएगा वहाँ पर से माप ले सकते हैं। जैसे इसमें देखिए पहली माप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है और बाद में यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो इस बॉक्स की चौड़ाई कितनी हो गई? 14 में से हम 1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए अगर स्केल टूटा हुआ है दूसरी वाले चित्र में, हम इस तरह से माप लेंगे तो माप गलत आएगी। इसलिए सही माप के लिए हमें किसी पूर्णांक संख्या से लेना चाहिए। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डोरी को हम किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, और अगर हमारे पास स्केल है या पैमाना है उसको हम नहीं मोड़ सकते। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति या मीट्री सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। एक समानता के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक कहा जाता है, या इसको कहते हैं, एसआई का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपने देखा होगा जो कपड़ा नापते हैं दुकान वाले, उनके पास एक स्केल होता है, वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर दिखाता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपने देखा होगा आपके पास स्केल जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर के गैप में 10 छोटी छोटी लाइन होती हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मंडराना, नदी का बहना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण, ये सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं।
कुछ वस्तुओं की गति अधिक होती है और कुछ की गति कम होती है। जैसे घोंगे रेंगते हैं, इनकी गति कम होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में ये जा रहे हैं या इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसको गति कहते हैं। घोंगे की गति कम होती है, उसकी अपेक्षा तितली की गति अधिक होती है, क्योंकि तितली एक स्थान से दूसरे स्थान में तेजी से पहुंच जाती है। हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं, देखिए हमारे चारों ओर बहुत सी गतिशील वस्तुएं होती हैं। आपने चलती हुई कार देखी होगी, पानी में तैरती हुई मछली, छोटा बच्चा, उड़ती हुई चिड़िया, चलता हुआ पंखा और उड़ती हुई तितली। हम देखते हैं कि चिड़िया या तितली कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर नहीं दिखाई देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम अवस्था में है। जैसे मान लीजिए किसी टेबल में बुक रखी है, जब तक हम बुक को वहाँ पर से हिलाएंगे नहीं, वो अपनी जगह नहीं बदलेगी, यानी बुक विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब देखिए गति के प्रकार। गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: सरल रेखी गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति। सरल रेखी गति कौन सी हो गई? यदि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे रोड में जाती हुई कार की गति सरल रेखी गति है। वर्तुल गति, यदि वस्तुएं मध्य बिंदु के चारों ओर इस तरह गति कर रही हैं कि उसकी मध्य बिंदु से दूरी बराबर है तो उसे वर्तुल गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक पत्थर को धागे से बांध लिया और दूसरी सिरे से पत्थर को तेजी से घुमा रहे हैं, तो वो वर्तुल गति का उदाहरण है। आवर्ती गति, यदि वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे आपने झूला झूला होगा बचपन में, तो आप देखते हो झूला आगे पीछे जाता है, वो अपनी जो गति है उसको क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। यदि यहाँ पे क्या हो रहा है? निश्चित समय अंतराल के बाद वो आगे पीछे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सरल रेखी गति दिखा रखी है। जैसे ये सैनिक मार्च पास्ट करते हैं, या रोड में बस चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहे हैं। ये सरल रेखी गति के उदाहरण हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा में गति कर रही हैं, इसलिए इसे सरल रेखी गति कहते हैं। अब ये वर्तुल गति का उदाहरण है। देखिए ये पानी खींच रहा है बैल जमीन से, इसके लिए ये चारों ओर घूम रहा है, इस बीच में जो अक्ष है चारों ओर घूम रहा है। इसी तरह से देखिए वायु की गति नापने के लिए एनेनोमीटर का इस्तेमाल होता है, ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। पंखा आपने देखा होगा छत में, या सीलिंग फैन जो होता है ये घूमता है अपने अक्ष के चारों ओर। टेबल फैन में क्या होता है? इसके ब्लेड एक अक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं, ये वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति में क्या हो रहा है? जैसे पहले में देखिए बैल अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, एनेनोमीटर में ये अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। अब आवर्ती गति में क्या होता है? देखिए जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, ये लड़की झूला झूल रही है। पहले जब वो झूल नहीं रही थी, बीच की स्थिति में थी, झूलने के बाद क्या होगा? आगे पीछे जाएगी वो। इसी तरह से देखिए घड़ी का पेंडुलम, ये पेंडुलम क्या होता है? अपने बीच की स्थिति के दोनों ओर गति कर रहा है। गिटार या सितार में क्या होता है? जब हम तार को छेड़ते हैं तो आवाज़ आती है, क्योंकि वो दोनों साइड को कंपन कर रहा है। ये आवर्ती गति के उदाहरण है। जब हम घंटा बजाते हैं तो ये भी क्या होता है? आपने देखा होगा अपनी जो स्थिति है उसकी वहाँ पे बार बार वो गति कर रहा है। इसी तरह से तबले में देखिए क्या होता है? तबले को जब हम बजाते हैं तो क्या होता है? इसमें ऊपर जो मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है ये ऊपर नीचे गति करती है। ये आवर्ती गति के उदाहरण हैं। यानी आवर्ती गति में क्या होता है? अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर वो चक्कर लगाते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है? एक ही वस्तु में अलग अलग तरह की गति होती है। जैसे सिलाई मशीन है,
जब इसको चलाते हैं, कोई वस्तु सिल रहे हैं हम, तो उसमें आपने देखा होगा सिलाई मशीन तो अपनी जगह में स्थित है, लेकिन उसका पहिया वर्तुल गति करता है और इसमें एक सुई होती है, सुई ऊपर नीचे गति करती है। तो पहिया तो इसका वर्तुल गति कर रहा है या घूर्णन गति कर रहा, लेकिन सुई इसकी आवर्ती गति कर रही है, क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे गति कर रही है। इसी तरह से फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में क्या होता है, ये घूर्णन करते हुए आगे जा रही है, इसकी घूर्णन गति है, और साथ ही वह आगे को बढ़ रही है, वो सरल रेखी गति है। यानी हम कह सकते हैं गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। इसी तरह से आपने घड़ी में देखा होगा, घड़ी की सुइयां वर्तुल गति करती हैं, जबकि पेंडुलम उसका कौन सी गति करता है, आवर्ती गति करता है। और इस तरह से हम देखते हैं वस्तुओं में एक साथ कई गति हो सकती हैं। अगले वीडियो में आप इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे।